हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेईई सेट पेपर के बारे में, जो 2015 का पेपर है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में 1 से 16 तक क्वेश्चन करा दिए थे। यहाँ पे मैं 117, 18, 19, 20 और इसी प्रकार से क्रम से चलते हुए आपको सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन बताऊँगा। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग फिर 131 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 147 तक। तो ये मैंने एक क्रम बनाया है जिसमें 147 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बस पूरे वीडियो को देखें, बिल्कुल शांति से इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद लगाने की कोशिश करें, और नहीं आते तो आप डायरेक्टली वीडियो को देखें। ठीक है, फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगा लें, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखें तो आप तुरंत इसके क्वेश्चंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैं रुंजा यहाँ पे आपको पूरा वीडियो समझाऊंगा और सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सही बच्चे अच्छे से इसे समझेंगे, इस एक एक क्वेश्चंस को। दैट्स योर बेनिफिट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 117 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया है, एक अलग सा कंसेप्ट है इसमें कि लॉक्ड रोटर करंट ऑफ शेडेड पोल मोटर इज। लॉक्ड रोटर करंट, शेडेड पोल मोटर, आपको पता है ये एक रोटर पार्ट है, इट इज़ अ स्टेटर पार्ट। तो ये जो रोटर पार्ट है, इस केस में इसका जो करंट होगा, यानी कि रोटर करंट जो होगा यहाँ पे, इसका जो करंट होगा, यानी कि हम लोग बोल देंगे रोटर, लॉक्ड रोटर करंट है ना, लॉक्ड रोटर करंट। लॉक्ड रोटर करंट कैसा होगा? लॉक्ड रोटर करंट इज ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन द फुल लोड करंट। ये हमेशा फुल लोड करंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। आप डी ऑप्शन इसमें टिक लगा देंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द वोल्टेज अक्रॉस द 1 किलो ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर। तो 1 किलो ओम के अक्रॉस आपको क्या करना है? इसमें वोल्टेज फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हम लोग समझेंगे इसे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है, बस आप ध्यान से देखिए। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको, ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये, इसे हम लोग इस नोड को वोल्टेज मान लेंगे, एक वोल्टेज यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बी वोल्टेज हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, बस यहाँ पर बी वोल्टेज आपने लगाया, और जैसे बी वोल्टेज यहाँ पे लगाया तो हम लोग यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा देंगे, जैसे हम लोग नोडल एनालिसिस कहते हैं। तो V-10, ओके, प्लस V-10, यहाँ पे V माना आपने -10/2, और प्लस V/1, और प्लस यहाँ पे जाएगा V माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए अपोजिट बैटरी लगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P+2/2 इक्वल्स टू कितना होगा आपका 0। 2 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि V-10 प्लस दिस इज 2V एंड देन V एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक सही बच्चों क्लियर हुआ होगा क्या मैंने बताया, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पर आप कितना आएगा देखेंगे, आप देखिए आपने 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जब 2 एलसीएम लिया आपने, V-10 कर दिया था, V माइनस माइनस प्लस कर दिया इस प्रकार से। तो 2V, B एंड B, दैट मीन्स कितना भी 4B, यहाँ पे आपका आ गया 4B। ओके, यहाँ पे 2 था तो मैं इसे 2 कर देता हूँ, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका -10 + 2 -8 और इक्वल में हो जाएगा 8, यानी कि आप काटेंगे V = आ गया 2। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। कितने आसान क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आप देखें यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं 120 से। ठीक है, तो 120 में क्या कह रहा है इसे समझिए। पहले मैं इसे हटा दूँ, सारा इरेज कर दूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब तो इरेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 120 क्वेश्चन 119 में क्या कह रहा है, इसमें 119 में क्यों बोल रहा है द पेनफुल शॉक व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट 50 हर्ट्ज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको पेनफुल शॉक के बारे में, ठीक है, क्या बोला मैंने? पेनफुल शॉक। पेनफुल शॉक में द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है 3 to 5 मिली एम्पियर। दिस इज अ स्टैंडर्ड करंट वैल्यू। ठीक है, 3 to 5 मिली एम्पियर इज अ स्टैंडर्ड करंट वैल्यू एट 50 हर्ट्ज। तो ये आपको याद होना चाहिए।
ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग मशीन। तो उसमें ऑप्शन क्या सही हो गया था, वी ऑप्शन सही हो गया था, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही हो गया था। और अगर मैं बात करूं तो पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज टू प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स इन कंजक्शन विद द मेन वाइंडिंग, ठीक है, इसका ये सही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स एट द टर्मिनल ए वी इज गिवन बाय, ए और बी टर्मिनल के बीच में हमें इसमें करंट निकालना है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है, जब भी आप इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये किस प्रकार से काम करेगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ आपके लिए सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जब भी आप इसमें नॉर्टन्स करंट निकालेंगे, नॉर्टन्स करंट है क्या एक्चुअली, नॉर्टन्स करंट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। नॉर्टन्स करंट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट, सभी को मालूम है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट है तो इसमें तो कोई करंट जाने नहीं वाला है, इसमें भी नहीं जाने वाला है, यानी कि जो ओवरऑल करंट है वो पूरी की पूरी इसमें जाएगी, यानी कि आई एस सी है, यही आपका आई एन है, और दिस आई एन इज इक्वल टू 15 एंगल 0, दैट मीन्स ये आंसर आएगा। बट इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें कि यहाँ पे जो दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई में गलत फ्रेम किया गया था, जिसमें गलत ऑप्शन इन्होंने डाल दिए थे और इसके सभी बच्चों को 1-1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला हुआ था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी 1 मार्क्स इसका एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, अगर ये ऑप्शन होता तो आप लगा देते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लगाएंगे आपको नंबर तो इसका मिलना ही है, फिक्स है, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर द टैप रिकॉर्डर। देखिए टैप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं, हिस्टेरिस मोटर का उपयोग करते हैं हम लोग, ये सही बच्चों को याद होना चाहिए। टैप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टेरिस मोटर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल में भी 2 से 3 बार पूछा गया, अभी एनपीसीआईएल के पेपर में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसके क्वेश्चंस के पार्ट की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखें ध्यान से तो इसमें दिया है अ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ 1/4 फुल लोड, द फील्ड करंट इज सडनली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, देखिए टॉर्क जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, इतनी बात सभी को पता है, ठीक है। अगर टॉर्क जो है 1/4 लोड करता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आई स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। तो इसके केस में जो है आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग अगर I/4 कर दिया इसने, ठीक है, टॉर्क जो T/4 कर दिया, सॉरी, अगर ये आपका T/4 कर दिया, इसमें बोला है ना टॉर्क कितना कर देता है, ये जो लोड है ओवरऑल 1/4 कर देगा, तो टॉर्क भी इसका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे I इक्वस टू √T होगा, लेकिन यहाँ पे I इक्वस टू I प्रोपोर्शनल हो जाएगा I √I/2 √T/2, इसका यही होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें इस केस में तो ये होगा I प्रोपोर्शनल टू √T, और यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू √T/2, यानी कि इसमें जो करंट है ये कैसा हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। आप चाहें तो T1/T2 इक्वस टू I1/I2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, तो इसमें बोला गया था, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला गया, इस टाइप के क्वेश्चन एक और देखने को आपको मिलेगा भी। इफ़ द फील्ड करंट इज सडनली स्विच ऑफ, इट वुड बी, अगर ये सडनली ही स्विच ऑफ हो जाए एकदम से, तब क्या होगा, कंटिन्यू रन एट अ सिंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अगर इसमें फील्ड करंट एकदम से 0 हो जाए, किसमें, सिंक्रोनस मोटर में, आपने पहले तो रोटर में डीसी दे दिया, तुरंत एकदम से सप्लाई कर गया, जैसे सप्लाई कर गया तुरंत ये काम कर गया, क्योंकि डबल एक्साइटेड मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर, सभी को पता है। तो हमें डीसी दिया, हमने जैसे डीसी ऑपरेट किया रोटर में वो काम कर गया, फिर आप फील्ड हटा दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूस टू रन एट द सिंक्रोनस स्पीड। आ गया नेक्स्ट, थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू। थेवेनिन थ्योरम किस में लगाते हैं हम लोग, पैसिव सर्किट में भी लगाते हैं, एक्टिव में भी लगाते हैं, लीनियर में भी लगाते हैं, नॉन लीनियर सर्किट में नहीं लगाते, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो सही बच्चों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख लीजिए आप। ठीक है, आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, और ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस बोला गया, द मोटर यूज्ड इन अ स्मॉल लेथ इज यूजुअली, ठीक है।
जो स्मॉल लेथ मशीन होती है इसमें कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर का। किसका उपयोग करते हैं? डीसी मोटर का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जो एरर आ रहा है इसमें हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें डीसी मोटर का उपयोग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे? डीसी मोटर, ये आप लगा लीजिए। नेक्स्ट है क्रीपिंग ऑफ द सिंक्रोनस क्रीपिंग ऑफ द सिंगल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू द। ठीक है, जो कह रहे क्रीपिंग होता है इफेक्ट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, वो किसके कारण से होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए किसके कारण से होता है। तो ये जो क्रीपिंग होता है ये होता है आपके जो क्रीपिंग होता है ये आपके ओवर वोल्टेज के कारण भी होता है, वाइब्रेशंस के कारण भी होता है। ठीक है, ये सभी है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि सभी ओवर कंपनसेशन में भी यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन में भी, ओवर वोल्टेज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे। बेस लोड ऑफ द पावर स्टेशन स्टैंड फॉर, जो बेस लोड होता है वो कितने से होता है? 12 से 24 आवर। तो सभी को ये पता होना चाहिए 12 से 24 आवर्स तक ये आपका बेस लोड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे इसमें। देख लीजिए आगे के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ द साइज इज यूज फॉर द सब सर्किट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है उसकी साइज कितनी होती है? तो उसकी साइज आपको पता होना चाहिए, फिक्स है 1/1.2 mm। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है टू लैम्प्स ग्रीन रेड आर कनेक्टेड इन अ मोटर सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर। द कंडीशन अंडर विच द लैम्प विल बर्न आर सप्लाई इज अवेलेबल बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है? दो लैंप लगी हैं, एक ग्रीन कलर की लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लगी है, और एक रेड कलर की लगी है। तो एक ग्रीन कलर की लैंप है और एक इसमें रेड कलर की लैंप है। तो ये आपकी रेड कलर की लैंप है। आप देख सकते हैं दो हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है, कंडीशन बताना है इसमें जिसमें ये दोनों वर्न करें, यानी कि दोनों जलें। तो दोनों जलेंगी, उसकी कंडीशन क्या होगी वो हमें लगाना है। तो देखिए उसकी कंडीशन क्या होगी, आप जरा समझिएगा। देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या दे रहा है। तो भाई जो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं अपन लोग ऑप्शन के अनुसार इसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो पहला लिखा है ऑप्शन ग्रीन लैम्प्स वन ओनली व्हेन एज इज ओपन। ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ है इसमें। तो भाई समझना जरा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि देखिए जब भी आप इस स्विच को ओपन करेंगे, अगर स्विच को आपने ओपन कर दिया ना तो ये वाला ये ग्रीन लैंप जलेगी। ठीक है, ग्रीन लैंप जल जाएगी। पहले स्विच को ओपन कर रहे हैं अगर तो ग्रीन लैंप जल गई आपकी। ठीक है, और जैसे ही अगर आप स्विच क्लोज कर रहे हो, स्विच अगर ये क्लोज कर रहे हो तो स्विच ये ऊपर वाला क्लोज कर देने से ये वाली लैंप जलेगी, फिर ये रेड वाली लैंप जल जाएगी। यानी कि ओपन कर रहे तो ग्रीन जल रही, क्लोज कर रहे तो रेड जल रही। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ग्रीन लैंप बर्न ओनली व्हेन एज ओपन एंड रेड लैंप बर्न ओनली व्हेन एज इज क्लोज। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे जैसे अब डील करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे का पार्ट अब डिस्कस करेंगे 131 से क्वेश्चन। तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन है जिन्हें हमें पढ़ना है, अच्छे से लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है टू ऑपरेट द प्रॉपरली अ ट्रांजिस्टर बेस एमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस विथ रिवर्स बायस अप्लाई टू विच जंक्शन। देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं चलिए एक बार एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ये NPN होता है, दिस इज अ NPN। ठीक है, दिस इज अ एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम इसे काम करा रहे हैं एम्पलीफायर की तरह तो इसी प्रकार से कनेक्शन आप देते थे। ठीक है, तो इसमें बोला है बेस एमीटर। बेस एमीटर कौन सा जंक्शन होता है? ये वाला, दिस इज अ बेस एमीटर जंक्शन। ये आपका बेस एमीटर है और दिस इज अ कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बेस एमीटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस में, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस है। देखिए फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो विथ रिवर्स बायस अप्लाई टू विच जंक्शन, कह रहे रिवर्स बायस इसमें जो दे रहे हैं आप नेगेटिव प्लस, ये किसके बीच दे रहे हैं? तो एक कलेक्टर बेस के बीच देते हैं। किसके बीच? कलेक्टर बेस के बीच हम लोग रिवर्स बायस देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन डी, ये इसमें पूछा गया था। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देयर आर 3 लैम्प्स 40 वाट 100 वाट एंड 60 वाट। 1 सेक, ओके। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो गया था।
ठीक है। तो अगले में क्वेश्चन में पूछा गया 40 वाट, 100 वाट और 60 वाट के जो बल्ब हैं इन्हें किस तरीके से लगाएं, ठीक है। तो हमें हाईली रेटिंग यहाँ पे प्राप्त हो, आपको हाई रेटिंग प्राप्त हो तो किस तरीके से लगाएं। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर जो आपको तीनों बल्ब दिए हैं, एक दिया 40, एक दिया 100, एक दिया 60, अगर आप इन्हें पैरेलल में लगाएं 40, 60 और 100, आपको पता है अगर पैरेलल में लगते हैं तो हाई रेटिंग हमें जो सबसे ज़्यादा होता वो उसकी मिल जाती है, और सीरीज में लगते तो सबसे कम रेटिंग मिलती है। तो पैरेलल में लगा दिए, यानी कि 100 वाट जो है वो हाई रेटिंग दे रहा है, तो पैरेलल में हम लोग लगाएंगे, इसे कनेक्शन है पैरेलल ओनली, ठीक है ना। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ 3 फेज सिस्टम द वोल्ट एम्पियर रेटिंग। आपको पता है 3 फेज सिस्टम में कितना होता है, √3 BLIL, और अगर सिंगल फेज होता ओनली BLIL, उसमें तो फेस और लाइन भी बराबर होंगे। इसमें स्टार डेल्टा होता तो हम उसके हिसाब से बताते किस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन अ NPN बेस एंड ओम मीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल शुड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट का है जैसे आपके एमीटर बेस कलेक्टर अभी देखा, जो इसमें बोलना है मान लीजिए NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। हम NPN ट्रांजिस्टर ले ले, दिस इज N, दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज अगेन N। तो NPN ट्रांजिस्टर, आपको पता है डायोड का कनेक्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है, यही डायोड होगा, इसी प्रकार से इसमें डायोड ऐसे ही लगे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पूरा ये कनेक्शन बना देते हैंगे, तो ये NPN कनेक्शन लगा हुआ है। तो इसमें ये बोलना है कि जो एक कनेक्शन है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर का काम होता है लो रेजिस्टेंस को हाई करना, यानी कि इट इज़ ओनली यूज टू ट्रांसफर द रेजिस्टेंस। तो यानी कि इनिशियली क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, दैट मीन्स आंसर इज सी, लो रेजिस्टर। तो पॉजिटिव प्रोब की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है लो रेजिस्टेंस, और बाद में आपको हाई रेजिस्टेंस मिल जाता जिसमें थर्मल रन अवे हो गया था, ठीक है, करंट कम हो गई थी। नेक्स्ट है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर बाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। कह रहे जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है किसी ट्रांसफॉर्मर की, इसको हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा, तो ये लीकेज रेजिस्टेंस के द्वारा। ये लीकेज रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या कर देता है, दोनों की बाइंडिंग को आपको रिड्यूस कर देता है, दोनों की बाइंडिंग को रिड्यूस कर देगा। क्या, लीकेज रिएक्टेंस, दिस इज नॉट लीकेज, दिस इज अ लीकेज, तो वो गलत प्रिंटेड है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए लीकेज कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक सही बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, द पावर इंडिकेट बाय द वाट मीटर विल बी। आपको पता है एक वाट मीटर है, ठीक है, दिस इज अ करंट कॉइल, दिस इज अ प्रेशर कॉइल, एवरीवन नो दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाट मीटर। और वाट मीटर जो है वो AC और DC दोनों को मेजर करता है, ये सबको पता है। अब जो AC और DC को मेजर करता है बस पर्टिकुलरली हम लोग इसमें DC को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ करते हैं, DC। तो एक अगर एक्शन में ऐसा बोले कि भाई ये एवरेज करता है इंस्टेंटेनियस, इस तरीके से बोला, AC DC तो बोला नहीं, तो ये एक एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू को। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस को कभी कभी घुमा दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया था, दिस इज यूज फॉर ओके डायनामोमीटर, एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है। तो आई थिंक सही बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छे से आना चाहिए आपको, ये आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में सभी बच्चे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 137 क्वेश्चन देखिए। द लेसाजिस पैटर्न ऑफ द ऑसिलोस्कोप हैज़ अ 5 horizontal tangencies and 2 vertical tangencies. The frequency of the horizontal input is 100 Hz and the frequency of the vertical input will be, क्या होगी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक सुधार आपको ये करना है। इस पेपर में काफ़ी गलतियाँ दी थी, जो ये पेपर आया था, ये 100 नहीं दिया, ये आपको दिया है 1000। तो आप लोग जो हॉरिजॉन्टल इनपुट जो दिया है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट, इसको आप 1000 कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए 1000, आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। 100 तो वहाँ पे दिया है, आप एक जीरो और लगा लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन Fy अपॉन Fx बराबर, आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ टेंजेंट इन एक्स एक्सिस अपॉन नंबर ऑफ टेंजेंट इन बाई एक्सिस। Fy अपॉन Fx इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेंजेंट इन एक्स एक्सिस अपॉन नंबर ऑफ टेंजेंट इन बाई एक्सिस। तो टेंजेंट इन एक्स एक्सिस आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये सारा आपको दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। नंबर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक एक चीज़,
बस आप समझिएगा एक एक पॉइंट को। एफ वाई अपॉन एफ एक्स बराबर, तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो हॉरिजॉन्टल के लिए कितना है 5 और वर्टिकल के लिए कितना है 2। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट कितना है 100, तो 1000 मैंने बताया ना आपको। एफ वाई अपॉन 1000 इक्वल्स टू 5/2। तो आप इसका मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5000 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यानी कि आगे आपका 2500। ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 2500। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 वाट मीटर मेथड ऑफ द पावर मेजरमेंट कैन बी मेजर पावर इन अ। देखिए जो वाट मीटर की बात करते हैं ये दोनों प्रकार के सर्किट को शो कराता है, दोनों प्रकार के सर्किट को बनाता है, यानी कि बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सही बच्चों को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द स्टैटिक वोल्टेज ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्टर मोटर इज रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द टॉर्क डेवलप इज रिड्यूस बाय हाउ मेनी परसेंटेज। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए टी जो है प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। टी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो हम लोग इससे कर देंगे कि वोल्टेज 50% रिड्यूस हो रहा है, तो 50% रिड्यूस हो रहा है तो 50% बचा, उसका स्क्वायर करेंगे आप, यानी कि 0.25 यानी कि 25। ठीक है, तो एक में से 0.25 माइनस करेंगे 0.75 यानी कि 75% आएगा। तो अब बस वैल्यू पुट करके देखिए, बहुत आसान है। T1/T2 इक्वल्स टू B1/B2 करके भी कर सकते हैं। तो कितना रिड्यूस होगा, 75% रिड्यूस होगा, 25% आपका बचेगा टॉर्क। ठीक है, तो ये आप लगा लीजिए। कई बुकों में 57 इसका आंसर दिया है बट वो गलत दिया है, तो यही सही तरीका है, ये आप अच्छे से रिमेंबर करें। ठीक है, आई थिंक सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए 140 जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन, इस सेट पेपर के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 140 जो क्वेश्चन है ये इसका किस प्रकार से अरेंजमेंट बनेगा वो आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चंस की आपसे बात कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चंस को मैं बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये आप देखिए इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, द शॉर्ट शंट। तो शॉर्ट शंट का एक अरेंजमेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका शॉर्ट शंट का एक अरेंजमेंट है। शॉर्ट शंट का जो सर्किट होता है उसको बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोड लगा है, इसके बीच ये प्लस टर्मिनल है, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल है। लोड करंट इज 100 एम्पियर, ये 100 एम्पियर है आपका जो यहाँ पे जा रहा है, ये 100 एम्पियर। ठीक है, ये सही बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ 100 एम्पियर और 250 वोल्ट आपको दिया है, यानी कि 250 वोल्ट हो गया ये, 250 वोल्ट। ठीक है, 100 एम्पियर दिया है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि क्वेश्चन में पढ़िएगा आप क्या क्या दिया है, फॉलोइंग बाइंडिंग रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जिसमें शंट फील्ड है 130, यानी कि 130 ये हो गया आपका, 130 दे दिया गया है आपको। ठीक है, आर्मेचर दिया है आपको 0.1, तो इसका रेजिस्टेंस दे दिया 0.1। आर्मेचर जो होगा इसमें क्या होता, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और एक यहाँ पे बैटरी लगी होगी। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसका सर्किट हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। और यहाँ पर जो ब्रशेस दिए हैं, ब्रश के अक्रॉस दिया है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इसका होगा और 1 वोल्ट यहाँ पर होगा जो ब्रश आपका लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो बैटरी आती है उसका ई है, उसकी बैटरी का वोल्टेज है ई, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 0.1 ओम आपको दिया था। और यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई है 0.1 ओम। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इसमें 0.1 आपका जो है 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 वोल्ट, एक ब्रश के लिए 1 वोल्ट है, तो दोनों ब्रश के लिए कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर कितना जा रहा है 100 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इस साइड आप करंट निकाल लेंगे, यानी कि 250 वोल्ट इस नोड पे भी होगा, तो आप क्या करेंगे 250/130 यानी कि 250/130 आप करेंगे, तो आपको इस नोड पर जो है करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं यहाँ को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप अगर इसकी करंट निकालेंगे तो ये लगभग आपको मिलेगी 1 पॉइंट, मैं यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ 1.92 समथिंग आएगा, 9 है ना 2 3 1.923 आएगा ऊपर जो है वोल्टेज अपॉन, अगर ये करेंगे तो इसमें ये करंट आ गया 1.923। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक नोड लगा देंगे। तो नोड कैसे लगेगा, सही बच्चे बस देखेंगे, ई प्लस
टू क्या है आपका, ये 2 वोल्ट है, ये पोटेंशियल ड्रॉप था ना, ये आपको इसी के साथ ऐड होगा। और फिर इक्वस टू 0.1 और 0.1 सीरीज़ में भी है, तो ये आपको शॉर्ट सन का डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये हो गया 0.2, आप देख सकते हैं बट थोड़ा सा रफली है तो सभी लेकिन अच्छे से समझ लें एक एक पॉइंट। तो 0.2 हो जाएगा इनटू इसमें करंट कितना आएगा, ये 1.92 और ये 100 था, तो ओवरऑल यहाँ पे करंट कितना आया 100 + 1.92 यानी कि 101.9। ठीक है, 9 में ऐसे लिख दे रहा हूँ, नॉर्मली 101.9 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और प्लस आपका आ गया यहाँ पे 250। ठीक है, तो E = आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा इसमें जैसे 20.38। ठीक है, और प्लस 250 - 2 उस तरीके का, तो 248 हो जाएगा। आप इसका गुणा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 268 आपका आंसर आ जाएगा, 268। तो इसमें ये जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में आप सही कर लेना, वो गलत दिया है, 268.38 है, यानी कि 268.38 समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आप सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मेजर। तो ये क्या मेजर करेगा, फोर्सिंग अ कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया, ये आपको याद करना है, सैग ऑफ द लाइन। अगला बोला स्पान लेंथ इज डबल विथ नो चेंज इन अदर फैक्टर द सैग ऑफ द लाइन। तो आपको पता है इसमें टेंशन होती है, इसमें वेट होता है, सारी चीज़ होती है, लेकिन किसी चीज़ पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेंथ जो है वो स्पान के आपके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये हाफ हो रहा है, समझ में आ रही ना बात, सॉरी, स्पान लेंथ इज डबल, स्पान लेंथ इज, ये तो आपका WL² होता है। ठीक है, WL अपॉन होता है, तो L हो, तो ये कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये कैसा होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर देंगे। अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, कैसा होगा, एक लीनियर सर्किट है जिसका पैरामीटर होगा डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसके साथ एकदम से चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 200 वोल्ट लैम्प टेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड इट इज प्रोड्यूस अ टोटल फ्लक्स ऑफ 2860 ल्यूमेन, द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प इज। इफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों, देखिए इफिशिएंसी इक्वल टू होगा यहाँ पे आपका, देखिए ल्यूमेन पर वाट में ऑप्शन है ना, तो ल्यूमेन कितना है 2860 अपॉन वोल्टेज और करंट। इसमें 3 फेज सिंगल फेज तो कहीं नहीं दिया, क्योंकि जो भी इसमें नॉर्मली ल्यूमेंस पे काम कर रहा है, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो सिंगल फेज की बात करते हैं हम लोग इसमें। तो 200 × 1, तो 0 से 0 कैंसिल, 20 से इसे काट देंगे आप, तो आएगा 143, यानी कि 14.3 और ल्यूमेन पर वाट। तो आ गया होगा आपको आई थिंक समझ में, ल्यूमेन पर वाट इसमें आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। आपको पता है बी इक्वस टू कितना होता है, वी इक्वस टू होता है आपका म्यू एच। ठीक है, वी इक्वस टू म्यू एच होता है, म्यू बराबर कितना होगा बी अपॉन एच। तो ये कितना होता है वेबर, बी होता है आपका वेबर, वेबर पर एम्पियर टन्स मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सही बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए जो यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किए। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस। द अल्टरनेटर इज सप्लाई टू अ लोड ऑफ द 300 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग, हाउ मैनी मोर किलोवाट कैन बी अल्टरनेटर सप्लाई। ठीक है, आपको पता है कोई भी जो पावर होती है ये बराबर होती है BI cos phi के। ठीक है, यानी कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू cos phi। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट बोला गया है कि पावर फैक्टर जो है वो आपका 0.6 है। ठीक है, और ये कितना है, लोड कितना है 300 किलोवाट है। अब पावर फैक्टर इज रेज टू यूनिटी, अगर ये कैसा हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो बताइए उस केस में कितनी पावर बढ़ी। तो पावर कितनी बड़ी ये बताना है। तो P बराबर, अभी टोटल पावर कितनी आई आपको पता है, P बराबर 300/0.6 होगा, 3000/6 हो जाएगा, तो जाएगा आपका 500। P इक्वस टू 500 आया, लेकिन कितनी बड़ी, पहले कितनी थी 300, तो आपको पता होना चाहिए पहले 300 थी और बाद में बढ़ के कितनी हो गई 500 हो गई, तो कितनी बड़ी, यानी कि आपकी 200 बढ़ी, कितनी बड़ी 200। तो कितना सही हो गया, इसमें यही पूछा था कितनी इंक्रीज होगी, कितनी बढ़ेगी, तो ये हो गया 200 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर अकर बिकॉज। ठीक है, लीकेज फ्लक्स किसी ट्रांसफॉर्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्यों आता है, बिकॉज एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर।
क्योंकि एयर जो है एक गुड इंसुलेटर नहीं है, गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज इज साइनोसोइडियल, नहीं, इसके कारण से लीकेज फ्लक्स होता है क्या, नहीं होता। ट्रांसफर इज नॉट एफिशिएंट डिवाइस, कोई इफिशिएंट डिवाइस नहीं है क्या, इफिशिएंट, बिल्कुल इफिशिएंट है, काम करती है। आयरन कोर हैज हाई परमेबिलिटी, तो हाई परमेबिलिटी इसका कोई रीजन नहीं है। लो रिलक्टेंस, हाई परमेबिलिटी होता है लेकिन ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर अकर्स बिकॉज एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको एक क्वेश्चंस का मतलब समझाया। तो सभी बच्चों को आई थिंक ये अच्छे से पेपर समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप सही बच्चों को ये पेपर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिलीज मेम्बर इफ़ यू आर स्टडी अबाउट द टेक्निकल्स एजुकेशन, ओके। तो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। आगे मैं चलूँगा, आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊँगा।